पुतिन का कहना है कि युद्ध जारी रखने का कारण डिनाजिफिकेशन है। इस बारे में आपका क्या विचार है? मुझे लगा कि ये सबसे बेवकूफ़ी भरी बातें थीं। मैं समझ नहीं पाया कि डिनाज़िफ़िकेशन का क्या मतलब है। हाँ, ये सचमुच वैसा ही है जो आपको सुनाई दे रहा है। हाँ, मेरे पास इस पर बहुत से विचार हैं। मुझे वो पूरी बातचीत नापसंद है, क्योंकि वह वास्तविक नहीं है। ये सिर्फ व्यक्तिगत हमला है। ये किसी को एक बुरे शासन से जोड़ने का एक तरीका है जो अब मौजूद नहीं है। लेकिन वास्तव में नाज़ीवाद, चाहे जो भी हो, जर्मन राष्ट्र से अलग नहीं है। यह जर्मनी में एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। कोई अन्य नाज़ी नहीं थे, है ना? नाज़ीवाद की कोई किताब नहीं है। जैसे मैं नाज़ी बनना चाहता हूँ। नाज़ी होने का क्या मतलब है? कोई माइन कम्फ नहीं है। माइन कम्फ दस कैपिटल नहीं है ना? मीन कैम्फ ऐसा है, जितना मैं समझता हूँ। ऐसा लगता है कि वह ट्रीटी ऑफ वर्साइल से नाराज़ है, जो भी हो। मैं नाज़ीवाद के खिलाफ हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 2024 में कोई नाज़ी आंदोलन नहीं है। ये लोगों को बुरा कहने का एक तरीका है। ठीक है, पुतिन को राष्ट्रवादी यूक्रेनियन पसंद नहीं है। राष्ट्रवादी यूक्रेनियन। पुतिन को राष्ट्रवाद से नफरत है, जो दिलचस्प है। और बेशक उनके पास 80 गणराज्य हैं और वे राष्ट्रवादी आंदोलनों से डरते हैं। उन्होंने इसके लिए चेचन्या में एक युद्ध लड़ा था। तो इस पर मेरा एक अलग विचार है। मैं राष्ट्रीयता के लिए हूँ, मैं अमेरिकी राष्ट्रीयता के लिए हूँ। तो इस मामले में मैं पुतिन से असहमत हूँ, लेकिन उन्हें नाज़ी कहना ये मुझे बचकाना लगता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि वे इस पर विश्वास करते हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है। मैं इससे सहमत हूँ। मैं ये सुन रहा था क्योंकि अमेरिका में हर कोई दूसरे को नाज़ी कहता है। आप एक नाज़ी हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये सुन रहा था और सोच रहा था कि यह सबसे बेवकूफ़ी भरी और गैर विश्वसनीय बात है। मैं 8 मिनट तक उन्हें नाज़ियों पर बोलते हुए सुनते रहा और लगा कि वे सच में इस पर यकीन करते हैं। हाँ, और असल में मैंने रूस में रहने वाले लोगों से कई बातें की हैं और वे भी इसे मानते हैं। जैसे कि नाज़ी और वर्ल्ड वॉर 2 जो बहुत से रूसियों और यूक्रेनी लोगों के खून में गहरी तरह से जुड़ी हुई हैं। मैं समझ गया। और आप इसका उपयोग एक राजनीतिक शब्द के रूप में कर रहे हैं। यह अमेरिका में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रेसिज्म, क्योंकि जब आप नाज़ी शब्द का उपयोग करते हैं, आप लोगों को छू सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा करना एक बहुत ही घिनौनी बात है। मैं सहमत हूँ। क्योंकि और ये भी साफ करना होगा कि यूक्रेन में नियो-नाज़ी आंदोलन जारी हैं, वे बहुत छोटे हैं। आप कह रहे हैं कि नाज़ी और नियो-नाज़ी के बीच ये फ़र्क है। सच में ये है? बिल्कुल। ये जनसंख्या का एक छोटा प्रतिशत है, एक छोटा प्रतिशत जिसके पास सरकार में कोई शक्ति नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है, कोई डेटा नहीं है, जिससे ये पता चले कि उनका ज़ेलेंस्की सरकार पर कोई प्रभाव है। तो जब पुतिन डिनाज़िफ़िकेशन कहते हैं, तो मेरा मानना है कि वह राष्ट्रवादी आंदोलनों का उल्लेख कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सही हैं और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, स्लाविक सोसाइटी, पोलिश सोसाइटी, मध्य पूर्वी यूरोप में एक स्थान रखता है, जो अमेरिका में नहीं रखता है। और आप मौत के आंकड़ों में ये फ़र्क आसानी से देख सकते हैं। एक तरफ करोड़ों और दूसरी तरफ 5 लाख से कम। तो ऐसा लगता है कि इसने इन देशों की पुरुष आबादी का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। इसलिए बेशक ये उन देशों में अभी भी गूंजता है। मैं इसे समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने लंबे समय से राजनीतिक कारणों से शब्दों का दुरुपयोग और हथियारीकरण देखा है और मुझे यह पसंद नहीं है। हालांकि मैं कभी-कभी इसमें शामिल होता हूं और इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मुझे एक शब्द में लोगों को खारिज करना पसंद नहीं है। ओह, वह एक नाज़ी है, वह एक उदारवादी या जो भी है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम उनके काम या बात के तरीके में क्या पसंद नहीं करते हो? और नाज़ी, खासकर मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं इस बारे में इसलिए चिंतित था क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस समय युद्ध का मूल उद्देश्य यही है और क्योंकि ये तथ्य पर आधारित नहीं है, इसलिए शांति वार्ता असंभव हो जाती है। उदाहरण के लिए यूक्रेन में नाज़ियों से छुटकारा पाने का क्या मतलब है? दूसरी ओर हो सकता है कि वो टेबल पर आकर कहें, ठीक है, मैं नाज़ियों के जाने के बाद युद्ध विराम के लिए सहमत हो जाऊंगा, तो क्या आप नाज़ियों की लिस्ट दे सकते हैं? और क्या आप एक नाज़ी के साथ बातचीत कर सकते हैं? Right, exactly. No, I Exactly. totally agree with you. ये बहुत अजीब था, लेकिन शायद अपनी ही जनता से बात करने के लिए था और शायद युद्ध के समर्थन के रूप में नाटो शब्द के इस्तेमाल से बचने की भी कोशिश कर रहा था। हाँ, हाँ, बेशक। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों मामलों में सही हैं। हालांकि ये उस तरफ इशारा करता है जिसके बारे में मैंने शायद 2 हफ्ते पहले वह इंटरव्यू किया था। मुझे नहीं लगा कि वह एक पीआर वाले व्यक्ति जैसा था। मैं अपनी खुद की कहानी बता नहीं पाया। यूक्रेन में मौजूदा युद्ध की कहानी
नेटो का पूर्व की ओर विस्तार और रूसियों को डराना है, जो पूरी तरह से अनावश्यक है, और यह अमेरिका की मदद नहीं करता। नेटो खुद अमेरिका की मदद नहीं करता। और ऐसा कहने के लिए मैं रूस समर्थक नहीं हूं, मैं अमेरिका समर्थक हूं। और ये एक बहुत ही सम्मोहक कहानी है, क्योंकि ये सच है। उन्होंने वह कहानी नहीं बल्कि कुछ और सुनाया जो मुझे समझ में नहीं आया। पर मैं रूसी नहीं हूं। वे दुनिया भर के कई दर्शकों से बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उस इंटरव्यू से वे क्या हासिल करना चाहते थे। मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि ये व्यक्ति अपनी कहानी अच्छी तरह से नहीं बता रहा है। और मैं सुनी हुई बहुत सारी बातों के आधारों पर, मेरा मतलब, मैं ये जानता हूं कि कोविड के दौरान वे बहुत अकेला रहते थे, बहुत। हमने ये भी सुना है कि वे किसी बीमारी से मर रहे हैं, उन्हें ALS है। मुझे नहीं पता, मैं उनका डॉक्टर नहीं हूं। इस बारे में बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो झूठ नहीं है वह यह है कि उन्हें कोविड के दौरान अलग रखा गया था। मुझे ये पता है। और वे केवल 2 या 3 लोगों से ही मिलते थे। और इससे तुम अजीब हो जाते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी राय को चुनौती देने के लिए आप कई लोगों से मिलें। और आप ये उन नेताओं के साथ देखते हैं जो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं। वह 24 साल से सत्ता में है, प्रभावी रूप से। उसने रूस के लिए, रूसी अर्थव्यवस्था, रूसी जीवन के लिए कुछ फायदे किए हैं, लेकिन बेशक नुकसान भी हुए हैं। और उनमें से एक ये है कि आप अजीब हो जाते हैं और आप तानाशाह में बदल जाते हैं। और यही कारण है कि हमारा कार्यकाल सीमित है। बहुत कम ऐसे राजा हैं जो बुढ़ापे में पागल नहीं हुए। हाँ, और आपने अपने पोस्ट क्रेमलिन चर्चा में भी कुछ ऐसा ही कहा था, जब आप अभी भी मास्को में थे, जो मेरे लिए बहुत प्रभावशाली था, कि आप बस खुलकर आलोचना कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। खैर, मुझे परवाह नहीं है। मैं इसे समझता हूँ। काश आपने सुपरमार्केट वीडियो में भी ऐसा ही कुछ और किया होता, और शायद पुतिन के सामने भी कुछ और ऐसा किया होता। लेकिन उसे मेरे सामने लेकर आओ। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं। आप इसे सद्गुण के रूप में देखते हैं। हाँ, तो बात ऐसी ही है। क्या आपने NBC न्यूज़ वाले बच्चे के साथ उनका इंटरव्यू देखा है? हाँ, मैं समझता हूँ। मुझे लगता है कि आप खराब पत्रकारों से इतने परेशान हैं कि आप उनमें से एक नहीं बनना चाहते। हाँ, ये शायद सही है वास्तव में। महान बातचीतों में कुछ चुनौतीपूर्ण विषय शामिल होंगे, जैसे डीनाजिफिकेशन में आपकी उलझन। खैर, सबसे पहले मैं आपकी आलोचना स्वीकार करता हूं, और इसे स्वीकार करता हूं कि किसी न किसी तरह से मैं शायद उस चीज के विरुद्ध कदम उठा रहा हूं जो मुझे पसंद नहीं है। और मुझे अमेरिकी पत्रकारों के प्रति जानकारी के आधार पर इतनी नफरत है कि शायद मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था। सही कहा। यह एक तरह की रक्षात्मकता और मूर्खता है ना? नाजी वाली बात की बात करें तो मुझे ऐसा लगा कि हम एक दूसरे से इतनी दूर की बातें कर रहे थे कि हम कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या कह रहे हैं। आप समझे? और जब मैंने निष्कर्ष निकाला कि वे वाकई इसे गंभीरता से कह रहे थे, तो मैं सोचने लगा कि यह मेरे लिए बहुत अजीब है। ये ऐसा है, मैं ऐसे बहुत से इंटरव्यूज के बारे में सोच सकता हूं जहां कोई कहता है, मैं एक बार एक आदमी का इंटरव्यू कर रहा था और उसने काले इजरायलियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि हम असली यहूदी हैं। और मैंने ऐसा कहा, और ये कैमरे पर नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा कहा था। मुझे लगता है कि यह मेरी सोच से बिल्कुल ही अलग था, और हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि आखिर उसका मतलब क्या है